हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। अब हम शुरू कर लेते हैं अपनी आज की क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना। एटम होता है, एटम को हम कंसीडर करते हैं आपके स्कूल से, और जो आपकी क्लास होती है उसको कक्ष, और जो सेक्शन होता है उसको हम लेंगे कक्षक, और आप है इलेक्ट्रॉन। अब एक कहानी आप सुनिए और फिर आपकी समझ में क्वांटम संख्याएं पूरी तरीके से आ जाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। और फिर बाद में हम ये करेंगे कि कैसा सवाल पूछते हैं, और जो पूछे गए हैं उनका जवाब आपने खुद देना है। देखिए, सपोज करिए कि मुझे आपके स्कूल में आना है और मुझे आपका नाम नहीं पता है, आपके पिताजी का नाम भी नहीं पता है, लेकिन स्कूल पता है मुझे, और आपके बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पता है जो कोड होती है। कोड का मतलब मुझे पता है कि आप 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, मुझे ये पता है कि 12वीं क्लास का जो साइंस स्ट्रीम है उसमें है और बी सेक्शन में है। 12th बी में आप पढ़ते हैं, ये मुझे पता चल गया। और अब बी सेक्शन में तो 35 बच्चे हैं सपोज करिए। मुझे ये भी पता है कि आप हमेशा ही अगली रो में बैठते हैं, अगली जो कतार है आप उसमें बैठते हैं। मुझे ये भी पता है कि अगली कतार में 3 डेस्क हैं, राइट, लेफ्ट और मिडिल। आप मिडिल वाली बेंच पे बैठते हैं, और मिडिल वाली बेंच पे 2 बच्चे बैठते हैं, आप हमेशा राइट साइड में बैठते हो। तो इससे ज्यादा परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होगी। अगर मुझे आपसे मिलना है तो ये इंफॉर्मेशन काफी है मुझे आप तक पहुंचाने के लिए। ठीक वैसा ही एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की अगर स्टडी करना हो तो उसके लिए, चूंकि इसका नाम तो कुछ होता नहीं है, तो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन, उस तक पहुंचने की इंफॉर्मेशन जो हमें बताती है, वो है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर ठीक उस तरीके से काम करती है जैसे आपको अपने दोस्त को खत लिखना है। खत के अंदर आपने जो मैसेज, जो संदेश भेजना है, तो जरूरी नहीं है कि वो संदेश आप खत लिखेंगे, उसके लिए आपके सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पास में एड्रेस होना चाहिए। अगर एड्रेस नहीं है तो आप नहीं पहुंच सकते। एड्रेस में उसका मोबाइल नंबर भी आप हो सकता है, अगर मोबाइल नंबर है फोन करके कह सकते हो, आप उसको फोन कर सकते हैं। अगर आपके पास में उसके घर का पता है तो आप उसको फैक्स कर सकते हैं, या उसको आप पत्र लिख सकते हैं, या आपके पास में उसकी ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी से भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में उसका पता ही नहीं है तो आप अपना संदेश उस तक नहीं भेज सकते। ठीक उसी तरीके से एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन, उसका पर्टिकुलर एड्रेस बताने वाली संख्याओं को क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं वो संख्याएं हैं जो किसी विशेष इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पूर्ण जानकारी देती है। पूर्ण जानकारी में 4 बातें हमें चाहिए। आप चाहें तो इस बात को लिख भी सकते हैं, मैं बड़े आराम से बोल रहा हूं, आपने हेडिंग डाल लिया होगा क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं वो संख्याएं हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी स्थिति, उसका कक्ष, कक्षक और चक्रण, इन 4 बातों की जानकारी देती हैं। उन संख्याओं को हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं। पहली जो संख्या है वो होती है मुख्य क्वांटम संख्या। पहली संख्या को हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरी क्वांटम संख्या है, इसको द्वंद्वसी क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। और जो तीसरी क्वांटम संख्या है वो, उसका नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथी जो संख्या है उसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। तो 4 संख्याएं हैं, आपने देख लिया है, लिख भी लिया होगा अपनी कॉपी में। मुख्य, द्वंद्वसी, चुंबकीय और चौथी चक्रण क्वांटम संख्या। यह है चक्रण क्वांटम संख्या। इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको M से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा। ये कंफर्म हो गया तो आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा सा साथ साथ अंग्रेजी पेपर भी आप ध्यान देंगे। क्वांटम संख्याएं, तो अंग्रेजी में भी इसको क्वांटम नंबर लिखा जाता है। क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये है
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरे वाले का नाम होता है अंग्रेजी में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और तीसरे वाले का नाम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथे वाले को बोलते हैं हम S4 स्पिन। इसीलिए चूंकि ये n है, ये एजीम्यूथल, M फॉर मैग्नेट और S फॉर स्पिन। अब मुख्य क्वांटम संख्या हमें क्या बताती है, साथ साथ लिखते जाए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके मोबाइल में फैसिलिटी अगर है तो आप यहाँ से फोटो भी एकदम से ले सकते हैं। जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो हमें किसी इलेक्ट्रॉन के कक्ष के बारे में बताती है। कक्ष का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन K में है, L में है, M में है या N में है। नाम तो आपने सुने ही है इसके पहले। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर फिर हमें ये बताती है कि उसका कक्षक कौन सा है उस इलेक्ट्रॉन का जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं। वो S में है, P में है, D में है या फिर वो F में है। अगर मान लिया आपको पता चलेगा कि आपका इलेक्ट्रॉन L कक्ष में है, तो L देखिए दूसरे नंबर का है तो उसमें 2 ऑर्बिटल होते हैं, S और P, 2 कक्षक होते हैं। यहां से आपको पता चलेगा वो इलेक्ट्रॉन S में है कि P में है। और P में अगर पता चल गया कि वो P के अंदर बैठा हुआ है, आपको कल आपने जो क्लास की है उसमें इतना तो मालूम हो ही गया है कि P के 3 बॉक्स होते हैं, D के 5 बॉक्स होते हैं, हर बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पता है ना। जैसे P होता है तो P में इस तरीके से हम 3 खाने बनाते हैं, क्योंकि P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो कितने बॉक्स बने, है ना। ऐसे ही D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है, तो कितने बॉक्स बनेंगे, 5 बनेंगे। आप पहुंच चुके हैं एजीम्यूथल यानी कि द्विअंशी क्वांटम संख्या की सहायता से कक्षक तक। अब कक्षक के अंदर आपको बॉक्स ढूंढना है कि कौन से बॉक्स में वो इलेक्ट्रॉन है जो हमें चाहिए, तो उसकी जानकारी हमें देगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें बताती है, इसको बोलते हैं अभिविन्यास। चुंबकीय क्वांटम संख्या टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आप हिंदी में लिखेंगे कक्षक का अभिविन्यास, है ना। ये हमें बताएगा जो वो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल के और कौन से बॉक्स में है। हर बॉक्स में अब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना आपको पता है। तो जो लास्ट क्वांटम नंबर है वो बताएगी हमें कि जो कक्षक है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर को एरो है वो है, या जिसका एरो नीचे को है। इसका मतलब वो क्लॉकवाइज स्पिन शो करता है रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके बारे में हमें बताने वाली है चक्रण क्वांटम संख्या। कैसे बताएगी वो अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो इसमें 2 वैल्यू होंगी, एक ये और एक ये। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले वाला है तो इसके लिए S की वैल्यू होती है +1/2, और जो अगर नीचे को है तो होती है -1/2। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो बस 5 मिनट का धैर्य रखना है, गारंटी। आज के जमाने में इंसान की भी नहीं है, मैं देता हूँ गारंटी, समझ में आएगा आपको। धीरज रखना है, धीरज रखना है, क्योंकि जैसे जैसे चीजें जुड़ेंगी और फिर मैं उस पर क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन भी और आंसर से क्वेश्चन पे भी जाएंगे, उल्टे भी करेंगे हम उल्टे तरीके से। डेफिनेटली विल बी परफेक्ट आफ्टर फ्यू मिनट, बस कुछ मिनट का इंतजार। इतनी चीज समझ में आ गई होगी क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण जानकारी देती हैं उनको हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। पहले वाली का नाम है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरे वाली है द्विअंशी, तीसरी है चुंबकीय, चौथी है चक्रण। मुख्य क्वांटम संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं, द्विअंशी को L से करते हैं, चुंबकीय को M से करते हैं और चक्रण को S से करते हैं। अभी मैं ये बता रहा हूं कि ये क्वांटम संख्याएं हमें बताती क्या है। पहले वाली क्वांटम संख्या हमें इलेक्ट्रॉन का कक्ष बताती है K-Element, दूसरी क्वांटम संख्या हमें कक्षक बताती है SPDF कौन सा है, और तीसरी क्वांटम संख्या हमें ओरिएंटेशन बताती है उस ऑर्बिटल के कौन से बॉक्स में वो इलेक्ट्रॉन है, और चूंकि हर बॉक्स में 2 है तो उनमें से कौन सा है वो हमें स्पिन क्वांटम नंबर बताती है। ठीक है जी, मतलब अब समझिए कि ये तो इसको हमने कल्पना की थी आपकी क्लास से। मुख्य क्वांटम संख्या बताएगी कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, द्विअंशी बताएगी उस क्लास के आप कौन से सेक्शन में पढ़ते हो, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताएगी उस कमरे में आप कौन सी लाइन में बैठते हो, कौन सी लाइन में बैठते हो, कौन से डेस्क पे बैठते हो, और चक्रण क्वांटम संख्या बताएगी उस डेस्क में आप लेफ्ट में बैठते हो कि राइट में बैठते हो। तो कुल मिलाकर के अगर मुझे ये सारी चीज पता है तो मैं आप तक पहुंच जाऊंगा, वही काम है।
अब एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं, फिर इन पर क्वेश्चन करेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है और कैसे इसको निकालते हैं, पहले इसी को ले लेते हैं। तो पहले मुख्य क्वांटम संख्या, इसी को पकड़ लिया हमने। मुख्य क्वांटम संख्या बड़ा आसान है, इसको ये मैंने बता दिया आपको कि इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से, और ये हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट या कह सकते हो कक्ष के बारे में बताती है, और कक्ष होते हैं k, l, m, n। इनकी संख्या 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कोड में हम लिखते हैं k के लिए वैल्यू 1 होती है, l के लिए 2 होती है, m के लिए 3 होती है और n के लिए 4 होती है। आप 10वीं क्लास से इसको पढ़ते हुए आ रहे हो। पता कैसे चलेगा, और इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूरी है। यानी कि आपके स्कूल में कम से कम इतना तो किया गया हो कि जब एडमिशन हुए थे बच्चों के तो क्लास में भेज दिया गया, तुम 12th क्लास में, तुम 10th में, तुम्हें B सेक्शन में, तुम्हें C सेक्शन में प्रॉपर तरीके से सजाया गया। तो वो कौन करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी भी कच्चा है तो फिर नहीं हो पाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कल कराया था। जब आप लिखते हैं, जैसे 11 आप लिखेंगे SPDF में, अब 2, 8, 1 नहीं लिखना है, तो आप लिखोगे स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, ये पहला S, ये दूसरा S, ये तीसरा S। P 2 से स्टार्ट होता है। S पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और P पे 6 होते हैं, तो 2 और 2 4 और 6 10, इसलिए यहाँ S पर एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा चूंकि परमाणु क्रमांक 11 है। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम क्वांटम नंबर निकालना चाहते हैं तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है ना 3s1 में। तो जो ये वैल्यू होती है, देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पे, 3 लिखा है, n = 3। ये जो SPDF से पहले जो संख्या होती है वो ही क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 3, यानी कि KLM वो m ऑर्बिट में है, m कक्षक में है, इतना हमें पता चला। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार द्विअंगसी क्वांटम संख्या की। ये क्या है भाई? द्विअंगसी क्वांटम संख्या, द्विअंगसी क्वांटम संख्या, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना हो चुका है। और ये हमें कक्षक के बारे में जानकारी देती है। कक्षक कौन कौन से होते हैं? S होता है, P होता है, D होता है और F होता है। S के लिए L जो है, ये L इसकी वैल्यू होती है 0, 1, P के लिए 2 होती है, D के लिए, और F के लिए होती है 3। तो L की वैल्यू क्या क्या हुई? 0, 1, 2, 3, ये वैल्यू है 0, 1, 2, 3। तो जो L होता है, L हमेशा डिपेंड करता है मुख्य क्वांटम संख्या पर। मतलब आप B सेक्शन में हो, देखो सोचो, मैं आपके बारे में सीधा बोल दूंगा आप B सेक्शन में हो, तो आप एकदम अननोन आदमी पूछेगा ना कौन से B में, 11th P या 12th P पूछेगा ना, तो बिना क्लास के बताए आप सेक्शन नहीं बता सकते। आप सीधा सीधा कहे बेटे किसी स्कूल में कहाँ पढ़ते हो? जी मैं तो B सेक्शन में हूँ, तो आपको बताना पड़ेगा क्लास कौन सी है आपकी। यानी कि जो L होता है वो N के ऊपर डिपेंड करता है, और जो L की वैल्यू है ना वो 0 से लेकर के n-1 तक कुछ भी हो सकती है। ये कैसे है भाई? थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अगर n हमारा 1 है तो L सिर्फ 0 हो सकता है। समझ में आई बात? 0 का मतलब कौन सा है? L0 किसके लिए होता है? S के लिए होता है, देखो, तो यानी कि 1s ऐसे लिखेंगे आप। अगर आपकी n की वैल्यू जैसे यहाँ पे 3 आई, ये कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा 3s1, n की वैल्यू आपने 3 लिखी है, तो L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कभी भी नहीं हो सकता। फिर आपने इनमें से सेलेक्ट करना होगा कि मेरा ऑर्बिटल तो S है, 3s1 मेरा लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है, 3s1 मेरा ऑर्बिटल तो S है। अब S मेरा ऑर्बिटल है तो S के लिए तो पहली वैल्यू होती है, तो L की वैल्यू 0, ठीक है ना? मतलब L की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती थी? 0 हो सकता था, 1 हो सकता था, 2 हो सकता, लेकिन वास्तव में इनमें से कौन सी है? तो वो ऑर्बिटल देख करके आप अंदाजा लगाएंगे। S के लिए हमेशा 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। क्योंकि हमारा लास्ट ऑर्बिटल S है तो पहली वैल्यू हो गई 0, L ले लिया आपने 0। यहां तक हो गया। प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, तो घबराना नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है या कैसे। देखिए चीज थोड़ी सी टफ है, लेकिन कन्फर्म है कि सॉरी, कन्फर्म है कि आपके एग्जाम में आएगी।
दवाई कड़वी जितनी ज्यादा होती है उतनी ही ज्यादा गुणकारी होती है। गुड़ खाने से बुखार नहीं उतरेगा, उसके लिए तो कड़वी पैरासीटामोल लेनी पड़ती है। इंजेक्शन भी कई बार लगवाना पड़ता है तो जल्दी उतर जाएगा, है ना। वही काम होना है यहाँ पर। तो मैं इंजेक्शन नहीं लगा रहा हूं, बस कड़वी दवाई है, टफ है थोड़ा सा, उसको समझिए। अब मुख्य क्वांटम संख्या हो चुका और द्वंद्वी क्वांटम संख्या हो चुकी है। अब तीसरे नंबर पर आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा है तो कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास फोटो रहे इसका और आप इसको कॉपी में उतार सकें। नहीं तो वीडियो तो रहेगी ही ऐप में, यहां से आप कर सकते हैं। आगे ले लेते हैं तीसरे नंबर की चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये क्वांटम संख्या हमें ओरिएंटेशन बताती है। इसका मतलब ये बॉक्स बताएगी कि px है कि py है या pz है। और अगर ऑर्बिटल d आ गया था, आपका कक्षक d आया था, तो d में 5 बॉक्स बनते हैं। ये बताएगी वो इलेक्ट्रॉन पहले बॉक्स में है, dxy में है, dyz में है, dzx में है, या dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, या dz स्क्वायर है। m की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है l के ऊपर। जैसे l द्वंद्वी क्वांटम संख्या डिपेंड करती थी मुख्य क्वांटम संख्या पर, अब ये तीसरे वाली है, डिपेंड करेगी दूसरे वाली पर, द्वंद्वी क्वांटम संख्या पर। वहां सपोज करिए कि l की वैल्यू अगर आपकी 1 आ गई, l की वैल्यू अगर 1 आ गई यानी कि p ऑर्बिटल, तो यहाँ क्या क्या हो सकता है। m की वैल्यू होती है -l से लेकर के +l तक कुछ भी हो सकती है। अगर l 1 है तो -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है। टोटल वैल्यू कितनी बन रही है? अगर l 1 आया था तो टोटल वैल्यू 3 बनी आपकी, यानी कि बॉक्स 3 है, 3 बॉक्स है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा इनमें से कौन सी वैल्यू है। आप उसी बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन इसी बॉक्स में है। अगर आपका ऑर्बिटल d आ जाए यानी कि 3d है ना, 3d जब कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे होंगे और मैंने कहा लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर बताओ, आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अभिविन्यास लिखा और लास्ट में आ गया 3d, d बोले तो s-p-d 0 1 2, d के लिए वैल्यू 2 है ना, और d क्या होता है? कक्षक। l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या क्या होंगे उसके लिए? m की वैल्यू हो जाएगी -2 -1 0 +1 +2। कितनी वैल्यू बन रही है? 5। तो देखो d में 5 ही बॉक्स बनते हैं ना, क्योंकि d में कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉक्स में 2 तो ऑलरेडी 5 बनना था। पहले बॉक्स के लिए -2, दूसरे के लिए -1, तीसरे के लिए 0, चौथे के लिए +1 और पांचवें के लिए +2। इस तरीके से आप बॉक्स तक पहुंच गए हैं। अब हर बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपका पहला इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो आप s की वैल्यू, चक्रण क्वांटम संख्या 2 चीज बताती है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्लॉकवाइज भी रोटेट करता है घड़ी की दिशा में, और कुछ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं, बराबर अमाउंट में होते हैं, इसलिए पूरा एटम न्यूट्रल हो जाता है इस हिसाब से भी। तो इसके लिए आप वैल्यू लिखेंगे +1/2, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन आपको मिलता है ये वाला जिसका नीचे को होता है s की वैल्यू लिखेंगे आप -1/2। ये कितना समझ में आया है? जब मैं एक इस पे न्यूमेरिकल करा दूंगा अभी आपको, तो ये सारी चीज जुड़ जाएगी कि क्या सीखा, क्या फायदा होगा इसका। मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं और उस पर एक्सरसाइज करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं रुका हुआ हूं। सवाल ले लिया हमने, सवाल है फॉस्फोरस, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 15, है ना। फॉस्फोरस के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए ये है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताओ। चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा? इस तरीके से अगर सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे उसको? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए हमें, वो होता है 15। तो कैसे लिखेंगे आप इसको? लिखेंगे SPDF में ही लिखना है। वही कहानी, S स्कूल स्कूल
पब्लिक स्कूल, पब्लिक, धीरे धीरे अंदाजा हो जाता है कि 15 है तो 15 तो यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। अब इस पर हमने ना नंबर डाल देना है। ये पहला एस, ये दूसरा एस और ये तीसरा एस है। पी 2 से स्टार्ट होता है, दूसरा पी, तीसरा पी, ऐसे डी होता तो डी फिर 3 से स्टार्ट होता, एफ ऐसे ही 4 से। अब इन पर इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने। एस के ऊपर 2 होते हैं और जहाँ पी है वहाँ 6 होता है, लेकिन आप पहले इनको जोड़ लीजिए। ये हो गया 12, टोटल है 15, तो कितना लिखना पड़ेगा 2p3। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन तो अंतिम में ही होगा ना, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना। इसका सिलेक्शन कर लिया हमने 3p3 का। अब जो p से पहले लिखा हुआ है, अब ध्यान से यहां समझिएगा, आपने लिख लिया 3p3, ठीक, 3p3। तो इसमें ये जो 3 लिखा है ना पहले, p से पहले, वो आपका n होता है, तो n हो गया आपका 3। अब l क्या क्या हो सकता है, जब n 3 है तो l की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक, यानी कि 3 - 1 2 तक 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। लेकिन इनमें से कौन से वाली वैल्यू है, हो सकती से काम नहीं चलेगा, कौन से वाली है, उसके लिए आप अपना ऑर्बिटल देखिए कौन सा है। हमारा ऑर्बिटल है p, और आप ऐसे पढ़िए SPDF है ना, SP, P आता है 1 पे, तो कौन सी वैल्यू ले लिया आपने 1। N का पता चल गया 3 है, L आपको पता चल गया 1 है, M, अब M की वैल्यू डिपेंड करती है L के ऊपर, और क्या होती है वो -L से +L तक, तो -1 0 +1, इस तरीके से 3 वैल्यू हो सकती है। कौन सी वैल्यू है इनमें से, तो आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, चूंकि 3 वैल्यू तो 3 ही बॉक्स। इस तरीके से हमने बॉक्स बनाए। इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, p में 3 है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर देते हैं हम इसमें। ये भर दिया हमने 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, अंतिम बॉक्स में है। अंतिम बॉक्स की वैल्यू क्या है +1, तो m आपका हो गया है +1। और एरो कैसा है इसका, ऊपर को है, ऊपर को मतलब क्लॉकवाइज स्पिन, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप में इसकी s की वैल्यू हो जाएगी +1/2। तो आपका आंसर क्या बना है, आपका आंसर बना है n = 3, l = 1, m = +1 और s = +1/2। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, इसको आप लिख लीजिए। इस तरीके का सवाल है, 4 सेट दे देंगे, कौन सा आंसर ठीक नहीं है ये आपको पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको, ये ध्यान रखिएगा आप। देखिए ये 4 नंबर आपने लिए, 3, 1, 1 और +1/2। ये जो 4 फिगर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए है। ये सेट किसी और के लिए हो ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे आपका मोबाइल नंबर सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं हो सकता। और वो मोबाइल नंबर, अगर एक बड़े बैग के अंदर बहुत सारे मोबाइल पड़े हों और मैं उस नंबर को डायल करूं, तो बेल सिर्फ आपके ही मोबाइल पर जाएगी, है ना। या मैं आपके बारे में 4 चीजों का सिलेक्शन करता हूं, आपका नाम, पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और घर पता। तो इस ब्रह्मांड में या शहर भी अगर मैं ऐसे ले लेता हूं, तो 4 चीजें अगर मैं सिलेक्शन करता हूं, तो आप अकेले हैं। आपके नाम के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ अगर सिलेक्शन कर ली तो और कम रह जाएंगे। एक ही डेट ऑफ बर्थ, एक ही नाम के बहुत सारे व्यक्ति हो गए। पिताजी का नाम भी सौभाग्यवंश हो सकता है 2-4 का सेम हो जाए। यानी कि इतनी बड़ी दुनिया है और इतनी बड़ी इंडिया में ही आपके नाम के बहुत सारे व्यक्ति होंगे, एक ही डेट ऑफ बर्थ होगी, पिताजी का नाम भी सेम मैच कर सकता है। लेकिन क्या वो, अगर मैंने आपका नंबर, गली नंबर और पता उसमें डाल दिया, तो क्या वो दूसरा हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई भी रैंडमली मैं 3 चीज लेता हूँ, मैंने आपका पता ले लिया, यानी कि आपके घर की बात कर रहा हूँ। घर में डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है 2 बच्चों की, पिताजी एक हो सकता है, ट्विंस होंगे ना, जुड़वा होंगे, राम और श्याम, लड़की है तो सीता और गीता, यानी कि वो अलग अलग होंगे। 4 फिगर जो मैंने ली है, चारों फिगर किसी की भी समान नहीं हो सकती, सबका एक अलग कोड होता है। और इसी नियम को हम पाउली का अपवर्जन का नियम भी कहते हैं। साथ ही साथ ये भी बात आप लिख लीजिए, पाउली का अपवर्जन का नियम। चल तो क्वांटम संख्याएं रही हैं, लेकिन क्वांटम संख्या में ही मैंने आपको एक बात समझाई,
और ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो आपने समझ ही लिया है। एक और इस पे सवाल करेंगे अभी मैंने आपको लिखवा दिया बातों बातों में पावली का अपवर्जन का नियम। पावली का अपवर्जन का नियम ये कहता है, पावली ने कहा कि इन्हीं 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए, इसने कहा कि इन्हीं 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। एकदम कोड वर्ड करके कि इन्हीं 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अधिकतम 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती हैं, चौथी तो अलग होगी ही। इस नियम को हम पावली का अपवर्जन का नियम कहते हैं। क्लियर हो गया है? 4 जो नियम है हमारे इस चैप्टर में, हुंड, ऑफबाउ, पावली, वो उनमें मैचिंग बन जाता है कई बार और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपवर्जन का नियम तो नहीं भूलेंगे ना, पावली का। इसके आगे लिख लेना है क्वांटम संख्याएं, यानी कि क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड है और ये कहता है कि 4 क्वांटम संख्याएं अगर आप ले लेते हो तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन की है, किसी दूसरे के लिए वो 4 सेट समान नहीं हो सकते। दूसरे सेट के लिए अधिकतम जो सिमिलरिटी हो सकती है वो कोई सी रेंडमली कोई 3 सेम हो सकती है, चौथी अलग होगी ही होगी। अब अगला न्यूमेरिकल क्वांटम संख्याओं पर ही ले लेते हैं, बहुत ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं ले रहा हूं यहाँ पर। सवाल ये है कि क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन एटॉमिक नंबर पता है ना, 17 क्लोरीन के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। मैं सवाल रिपीट कर देता हूं, आप लिख लीजिए और फिर करते हैं। देखिए, क्लोरीन ब्रैकेट में परमाणु क्रमांक 17 ब्रैकेट बंद के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपने लिख लिया होगा, मैं काम शुरू करता हूं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 17। मुझे सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा और कॉन्फ़िगरेशन उसी तरीके से स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक, है ना। 15 17 20 यहाँ तक पूरा हो जाता है। मैंने इस पे नंबर डाले, पहला एस है, ये जनाब दूसरे एस है, ये तीसरे एस है, और पी भाई साहब स्टार्ट होते हैं 2 से और ये 3 से। अब इन पर इलेक्ट्रॉन बैठा देते हैं एक बार। एस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और जहां पी है, पी पर होते हैं 6। तो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 टोटल है हमारे पास 17। तो इस पे आ गया है 5। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखिए, अब बात है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की। तो अयुग्मित कहाँ होगा? जब ये पूरे भरे होंगे ना, यहाँ तक के ये भर चुके होंगे, पूरे भरे होंगे, तभी इलेक्ट्रॉन इसमें गया होगा, और वो अभी तक पूरा नहीं भरा है। टोटल 6 होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो अयुग्मित है वो इसी के अंदर होगा, लास्ट वाले के अंदर। और इस तरीके से 3p5 तो यहां पर आपको पता है ये जो वैल्यू है क्या होती है, n कितना आया इसके लिए 3। l क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, हो सकता नहीं। अब हमें ढूंढना है कौन सा। तो आपका ऑर्बिटल कौन सा है इसमें? देखिए लास्ट में p, 3 के साथ जो लगे p ऑर्बिटल है ना। अब p है तो ये पहली वैल्यू होती है s की, दूसरी होती है p की। तो p की वैल्यू क्या है? 1, है ना। m की वैल्यू देखनी है, अभी अयुग्मित का बाद में पता चलता है। m की वैल्यू क्या क्या होगी वो डिपेंड करती है l के ऊपर। तो m की वैल्यू होगी -1, 0, +1। 3 वैल्यू तो 3 ही बॉक्स बनेंगे। यहाँ बॉक्स जरूर बनाना है आपको। ये बॉक्स बनाया हमने। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? 5। तो कैसे भरेंगे 5 इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऐसे, 1 2 3 4 और 5। ये किसने कहा था कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में भर दीजिए, उसके बाद पेयरिंग शुरू कीजिए? ये कहा था हुंड ने। एक वैज्ञानिक का नाम था हुंड। हुंड ने कहा था, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम था ये, कि पहले सब में एक इलेक्ट्रॉन भरिए, उसके बाद पेयरिंग शुरू कीजिए। तो ये देख रहे हो आप क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ अयुग्मित, बाकी तो जोड़े बने हुए हैं। अकेला इलेक्ट्रॉन तो यही है ना, लास्ट वाले बॉक्स में। लास्ट वाला नहीं है ये, लास्ट वाला तो बीच में आ गया जिसका एरो नीचे को है। मैं अयुग्मित की बात कर रहा था। अगर मैं बोलता लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो
तो हम इस वाले को सेलेक्ट करते, इस वाले को सेलेक्ट करते। लेकिन अब हम किसको करेंगे, इसको कर रहे हैं, क्योंकि अकेला है, अयुग्मित है, तो इसके लिए क्या वैल्यू है, लास्ट वाले के लिए लास्ट वैल्यू +1 और एरो ऊपर को है तो s की वैल्यू +1/2, यानी कि 15वां इलेक्ट्रॉन है जो वो सेट आया था। तो आपका आंसर है 3 1 + 1 + 1/2। और अगर इसी में ये कहा गया होता कि क्लोरीन के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बताओ, तो ये तो सेम होती 3 1, यहाँ L जो है उसका M जो है वो 0 हो जाता, M 0 हो जाता और S हो जाता -1/2, क्योंकि यहाँ बीच वाले में है, बीच वाले के लिए बीच वाली वैल्यू और एरो नीचे को, तो S = -1/2। समझ में आ गया होगा, पक्का आ गया होगा एकदम। अब मैं आप एक वो करेंगे, क्वांटम नंबर देता हूं और उससे क्वांटम नंबर से ये अंदाजा लगाना है कि किसके लास्ट इलेक्ट्रॉन का सेट हमें दिया हुआ था। ले लेते हैं, सपोज करिए हमें दिया है N3 L 0 M भी 0 और S = प्लस या माइनस ले लीजिए -1/2। 4 सेट हमें दे दिए गए और पूछा गया बताइए ये किसके अंतिम इलेक्ट्रॉन का सेट हमें दिया हुआ है। कैसे पता करेंगे, ये 3 ऐसे लिखा, L0 किसका होता है, s ऑर्बिटल का होता है, तो ये 3s हो गया। और s ऑर्बिटल में बॉक्स कितने होते हैं, एक ही बॉक्स होता है ना, अकेले s में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही बॉक्स आएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले के लिए +1/2 होता है, दूसरे के लिए -1/2, तो s = -1/2 है, इसका मतलब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन है 3s2, है ना। 3s2 अब क्या करना है, स्टार्टिंग से लिखना शुरू कीजिए और जब तक 3s2 नहीं आ जाता, इसी में लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, था 3s2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर दो, 2 और 2 4 6 10 और 2 12, यानी कि परमाणु क्रमांक 12 मैग्नीशियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए हमें ये सेट दिया हुआ था। इस तरीके से इतना आसान सवाल नीट में पूछा गया है इसके ऊपर, वो मैं आपको दे देता हूं और आप देखिए कितना आसानी से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, आप बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपकी स्क्रीन पर रहेगा वो, आप इसको लिख भी लेंगे। सवाल ये था कि सवाल सुन लीजिए, इनमें से कौन सा युग्म संभव नहीं है। मैं आपको क्वांटम नंबर्स का एक सेट दूंगा, क्वांटम संख्याओं का एक सेट मैं आपको देने वाला हूं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। N L M S ये 4 नंबर हैं, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C और D ये है। नंबर क्या क्या है देख लीजिए, N की वैल्यू 3 है, L1 M0 S + 1/2 एक सेट ये, दूसरा सेट 4 3 0 0, D सेट 3 4 -2 + 1/2 और D में ले लेते हैं 2 1 2 -1/2। सवाल ये है कि इनमें से कौन सा कौन से क्वांटम नंबर्स का समूह ठीक नहीं है ना, ठीक वाला नहीं बताना, इसलिए मैंने बोला कौन सा कौन से, यानी कि एक से ज्यादा में गलतियां हैं। चेक करते हैं, N 3 है तो L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 लिखा है संभव है। जब L 1 है तो M क्या हो सकता है, -1 0 +1 0 लिखा है, यहाँ तक संभव है। S की तो 2 ही वैल्यू होती है, +1/2 -1/2, पहला तो संभव है। दूसरे में बात करते हैं, N 4 है तो L बिल्कुल 3 हो सकता है, L हो सकता है 0 1 2 3, क्योंकि N से 1 कम 3 लिखा है। जब L 3 हो गया तो M की वैल्यू -3 -2 -1 0 है ना, संभव है। S की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, या तो +½ या -½ तो एक तो ये सेट है जो संभव नहीं है। 3 को देखते हैं, L की वैल्यू हमेशा N से छोटी होती है, N के बराबर भी नहीं होती, और मैंने यहाँ L की वैल्यू 3 से बड़ी लिखी हुई है, तो ये वाला सेट भी पॉसिबल नहीं हुआ। इसमें देखते हैं, N की वैल्यू 2 है, L 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। M तो L पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू -1 0 +1 ये हो सकती थी, लेकिन क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो ये वाला सेट भी पॉसिबल
नहीं है। तो लास्ट के बी सी डी तीनों ऑप्शन ऐसे थे जो संभव नहीं थे। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा नीट की परीक्षा में क्वांटम नंबर को लेकर के। साथ ही साथ मैंने आपको पाउली का नियम बताया, कल मैंने हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम आपको बताया था, आज भी जिक्र किया। और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है ऑफबाउ प्रिंसिपल, ऑफबाउ रिलेटेड टू एनर्जी ऑर्डर। चौथा होता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। थैंक यू वेरी मच।